हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। इसकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इट इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड लॉ ऑन डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। पहली ही लाइन जो लिखी हुई है, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन। ठीक है, ये पूछा जाएगा आपसे और आपका चारों खाना चित्त नहीं हो जाना चाहिए। ये बात एकदम गांठ बांध लो, ये क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा। ओके, नहीं आएगा तब भी याद करके तो रखो ना। अब बढ़ते हैं अपने कुछ कुछ चीज़ों के तरफ। जैसे डेटा क्या होता है? डेटा क्या होता है? डेटा का मतलब होता है कि कोई भी फैक्ट, कोई भी फिगर, कोई भी नंबर जिसको स्टोर किया जाए, स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर आर रिटन ऑन पेपर। कोई फैक्ट, कोई फिगर, मतलब उस फैक्ट और फिगर को यूज करके तुम किसी चीज को आइडेंटिफाई कर सको, किसी चीज का पैटर्न निकाल सको, किसी चीज के बारे में तुम पता कर सको कि ये पहले कैसा था और अभी कैसा है। दैट इज कॉल्ड डेटा। डेटा इज नथिंग बट अ सेट ऑफ वैल्यूज, फैक्ट्स, सिंबल प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर। कुल मिलाकर के तुम ऐसे समझ लो, जब फैक्ट को, वैल्यू को, सिंबल को प्रोसेस किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा या किसी एक इंसान के द्वारा ही पेन पेपर ले करके, और किसी चीज़ को एनालाइज किया जाता है, फैक्ट्स को, सिंबल्स को, उसी बात को हम डेटा कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि डेटा क्या होता है। अब बात आती है, डेटा समझ में आ गया तुमको, तो तुमको ये बात समझनी होगी कि डिजिटल पर्सनल डेटा क्या होता है। डेटा समझ में आ गया तो डिजिटल पर्सनल डेटा क्या होता है? जब किसी लिविंग, बहुत सिंपल लैंग्वेज में जो मैं समझा हूं वो मैं समझा रहा हूं तुमको। अभी डिफिनीशन हम अलग से देखेंगे, अलग बात है। डिजिटल पर्सनल डेटा का मतलब होता है कि किसी भी लिविंग पर्सन के बारे में, लिविंग पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर करना, जिससे वो लिविंग पर्सन को पहचाना जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके, उस डेटा को हम डिजिटल पर्सनल डेटा कहते हैं। ओके, फिर से बोलता हूं, डिजिटल पर्सनल डेटा का मतलब है कि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी भी लिविंग पर्सन के बारे में जिसको डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर किया जा सके और उस डेटा को यूज करके उस पर्टिकुलर लिविंग पर्सन को पहचाना जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके, उस डेटा को हम डिजिटल पर्सनल डेटा कहते हैं। ओके, अब जब डिजिटल पर्सनल डेटा की बात होती है तो इसमें दो फैक्टर होते हैं। एक होता है डेटा फिड्यूसरी, डेटा फिड्यूसरी, और दूसरा होता है डेटा प्रिंसिपल। ठीक है, अरे बात समझ। डेटा फिड्यूसरी का क्या मतलब होता है? डेटा फिड्यूसरी का मतलब होता है कोई कंपनी या कोई ग्रुप जो पर्सनल डेटा को हैंडल करता है, जो पर्सनल डेटा को हैंडल करता है, किसी थर्ड पर्सन के पर्सनल डेटा को जो हैंडल करता है, उसको डेटा फिड्यूसरी कहते हैं। कोई भी कंपनी, कोई भी ग्रुप जो इस बात को डिसाइड करता है कि हाउ एंड व्हाई द पर्सनल डेटा is
to be used or handled। इस चीज को हम डेटा फिड्यूसरी कहते हैं। मतलब अब पहले डेटा प्रिंसिपल समझ लो, तब उसके कॉन्टेक्स्ट में तुम डेटा फिड्यूसरी ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। डेटा प्रिंसिपल क्या होता है कि ऐसा पर्सन, ऐसा इंडिविजुअल जिसका पर्सनल डेटा, हुज पर्सनल डेटा is being collected and used। डेटा प्रिंसिपल का मतलब होता है कि ऐसा इंडिविजुअल जिसका पर्सनल डेटा कलेक्ट किया जाता है और यूज किया जाता है, उसको हम डेटा प्रिंसिपल कहते हैं। अब तुम समझो कि जो व्यक्ति इस पर्सनल डेटा को कलेक्ट करता है, जो व्यक्ति इस पर्सनल डेटा को यूज करता है, उसी को हम डेटा फिड्यूसरी कहते हैं। आ गई बात समझ एकदम अच्छे से कि डेटा फिड्यूसरी क्या है, डेटा प्रिंसिपल क्या है, डिजिटल पर्सनल डेटा क्या होता है, डेटा क्या होता है। ओके, इसी में अब ये लोग कैसे कलेक्ट करते हैं, ये डेटा फिड्यूसरी लोग कैसे कलेक्ट करते हैं, तो इसमें आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा, KYC, नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर, ठीक है। नो योर कस्टमर इज अ वेरिफिकेशन प्रोसेस mostly used by the banks। अब तो सबके द्वारा केवाईसी किया जाता है। मोबाइल फोन खरीदने जाओगे, मोबाइल की सिम कार्ड खरीदने जाओगे तो उसमें भी तुम्हारा केवाईसी होता है, लेकिन मोस्टली केवाईसी को यूज बैंक्स के द्वारा किया जाता है। तो केवाईसी मीन्स अ वेरिफिकेशन प्रोसेस यूज्ड बाय द बैंक्स or any other entity to confirm a customer's true identity, a customer's true identity, ठीक है, and address। ये याद रहेगा कि केवाईसी क्या होता है। केवाईसी मतलब होता है कि अ प्रोसेस, अ वेरिफिकेशन प्रोसेस यूज्ड बाय द बैंक्स और एनी अदर एंटिटी टू कंफर्म द कस्टमर्स ट्रू आइडेंटिटी एंड एड्रेस। ओके, उसको केवाईसी कहते हैं, नो योर कस्टमर कहते हैं। फुल फॉर्म याद रखना, पूछा भी जा सकता है। अब इस डेटा का, जो ये पर्सनल डेटा यूज हुआ है, जो ये डेटा फिड्यूसरी जो केवाईसी किया गया है, इसमें होता क्या है कि कई बार बैंक्स का जो एसेट होता है वो लोन होता है। बैंक्स जब लोन देते हैं तो उनको प्रॉफिट होता है। बैंक्स के लोन को बैंक का एसेट कहते हैं, और बैंक में जो हम लोग डिपॉजिट करके आते हैं दैट इज द लायबिलिटी ऑफ द बैंक। ओके, क्यों? क्योंकि जब हम चाहेंगे तब उनको वापस करना पड़ेगा। और ये लायबिलिटी दो तरीके की होती है, एक टाइम लायबिलिटी होती है, एक डिमांड लायबिलिटी होती है। टाइम लायबिलिटी में फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, एफडी आप लोगों ने नाम सुना होगा। और डिमांड लायबिलिटी में जो करंट अकाउंट होता है कि जब मुंह मन किया तब मुंह उठा के बैंक में गए, पैसा निकाल लाए। एफडी की एक फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होती है कि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद निकाल पाओगे उसको। ओके, तो जब बैंक लोन देगा, उसका केवाईसी किया हुआ है, तो कई बार लोग उसको वापस नहीं कर पाएंगे।
तो जब वापस नहीं कर पाएंगे तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसको हम एनपीए कहते हैं। क्या कहते हैं? एनपीए कहते हैं। एनपीए का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझो। सबसे पहली बात तो ये कि जब लोन को रीपे नहीं कर पाओ तो वो एनपीए बन जाता है। लेकिन कितने दिन में रीपे नहीं कर पाओगे? व्हेन, ध्यान से समझो, व्हेन द बारोअर, मतलब जिसने पैसा ले रखा है, जिसने डेट ले रखा है, व्हेन द बारोअर हैज स्टॉप्ड मेकिंग इंटरेस्ट, or principal payment for more than, अब इस वाली लाइन को याद रखो, फॉर मोर देन 90 डेज, तब वो एनपीए होता है। तो ये 90 डेज वाला कॉन्सेप्ट याद रखना। नॉन परफॉर्मिंग एसेट में फिर से समझाता हूं, जब तुमने बैंक से पैसा लिया और फिर वापस नहीं कर रहे हो, ना तो उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ना तो उसका मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हो, और कितने दिनों तक? 90 दिनों तक लगातार। मतलब जिस दिन ड्यू हुआ, मान लो कि 1 जनवरी 2027 को ये ड्यू हुआ, ठीक है, आप 31 मार्च 2027 तक पेमेंट नहीं कर रहे हो, ना तो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट कर रहे हो, तो ये जो तुमने ये डेट ले रखा है, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में आ जाएगा। इसके अंतर्गत और भी सारी निटिग्रिटीज हैं, उनमें जानने की जरूरत नहीं है। बस तुम इतना जानो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट की पहली क्राइटेरिया है कि 90 दिन के भीतर अगर तुम पेमेंट नहीं करते हो, then that would be categorized as non-performing asset, NPA. ओके, एनपीए मतलब पैसे का पेमेंट ना करना। ओके, केवाईसी का मतलब नो योर कस्टमर। तो ये बात समझ में आ गई तुमको। अब हम थोड़ा चलते हैं और अपने एक्ट में पढ़ते हैं। अब जहां कहीं पर भी कोई चीज आएगी तो वो आपको सब कुछ समझ में आता चला जाएगा। ओके, आ रही बात समझ? जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, इसका फुल फॉर्म याद करके रखना। कई बार ये डीपी दे करके पूछेगा और आपको मैच द फॉलोइंग में या तो ऑप्शन में डायरेक्ट मार्क करना होगा। इज इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड लॉ ऑन डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। ये पहला लॉ है जो पर्सनल, अभी तक भारत में प्राइवेसी और इन सारी चीजों पे बहुत लोड नहीं होता था लोगों को, लेकिन धीरे धीरे अभी तो पुट्टास्वामी के केस में राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बता दिया गया है। ओके, और तब से भारत में प्राइवेसी की लहर चल पड़ी है। हर लोग को प्राइवेसी चाहिए होती है। ओके, इवन हस्बैंड वाइफ को आपस में प्राइवेसी चाहिए होती है। ठीक है, आ रही बात समझ? इट बैलेंसेस द, ये वाली भी लाइन इंपॉर्टेंट, इट बैलेंसेस द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। अब मैंने बताया था, अभी आपको डेटा प्रिंसिपल समझाया हुआ है। डेटा प्रिंसिपल मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है, जिसके डेटा को यूज किया जा रहा है। ठीक है, इट बैलेंसेस द राइट ऑफ इंडिविजुअल यानी डेटा प्रिंसिपल to protect their personal data with the need to process such data for lawful purposes। अब ये कौन प्रोसेस करेगा? डेटा फिड्यूसरी प्रोसेस करेगा। मतलब एक तरफ तो तुम्हारी राइट टू प्राइवेसी है, दूसरी तरफ एक लेजिटिमेट यूज है, लेजिटिमेट नीड है उसकी, लॉफुल पर्पज के लिए उसको यूज कर रहा है। तो दोनों में क्या होगा? दोनों की राइट्स को बैलेंस आउट किया जाएगा इस एक्ट के द्वारा। ओके, आ रही बात समझ?
अब ये लेजिटिमेट यूज क्या होता है, लॉफुल पर्पज क्या होता है, ये अभी आगे मिलेगा हमको और हम उसको पढ़ेंगे अच्छे डिटेल में। इस डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ने शिफ्ट्स फ्रॉम द अर्लियर कंसेंट हैवी रिजीम टू अ बैलेंस्ड फ्रेमवर्क ऑफ कंसेंट प्लस सर्टेन लेजिटिमेट यूजेस। पहले हुआ करता था इस एक्ट के पहले कि हर बात का कंसेंट लेना पड़ता था, तब जाकर के तुम पर्सनल डेटा को प्रोसेस कर सकते थे। लेकिन अब क्या है कि कंसेंट तो लोगे ही, लेकिन कुछ सर्टेन केसेस ऐसे हैं जो लॉफुल पर्पज के लिए यूज हो रहे हैं, गवर्नमेंट उनमें तुम्हारे डेटा को विदाउट कंसेंट भी प्रोसेस कर सकती है। ओके, लेजिटिमेट यूज के लिए imposes strict obligation on data fiduciaries, especially banks and financial institutions। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेशन लगाए गए। ओके, एंड establishes द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर इन्फोर्समेंट विद हैवी पेनल्टीज। तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में इन्फोर्समेंट कौन कराता है, तो ये बात हाईलाइट कर दे रहा हूं, याद रखना कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया करता है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन करता है डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन को, तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया करता है। ओके, द एक्ट इज ए टेक्नोलॉजी न्यूट्रल एंड फोकसेस ऑन डिजिटल पर्सनल डेटा। डिजिटल पर्सनल डेटा क्या होता है वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि ऐसी इंफॉर्मेशन किसके बारे में, लिविंग पर्सन के बारे में, जिसको डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर किया जाए उसको हम डिजिटल पर्सनल डेटा कहते हैं। ओके, और ये बात समझ, तो ये किस चीज के लिए बनाया गया है, ये बात अब शायद आपको समझ में आ गई होगी कि एक्ट क्या करना चाहता है, क्या अचीव करना चाहता है, ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। ओके, अब बढ़ते हैं डेट ऑफ इनेक्टमेंट और डेट ऑफ कमेंसमेंट की तरफ। इनेक्टेड ऑन 11th of August 2023, itself came into force on such date as notified by the central government। ठीक है, डिफरेंट डेट्स फॉर डिफरेंट प्रोविजंस, तो इसलिए कोई एक स्पेशल डेट नहीं है, तो हमको इसकी इन्फोर्समेंट की डेट याद रखना जरूरी नहीं है, इसके इनेक्टमेंट की डेट याद रखना जरूरी है, दैट इज 11th of August 2023। ओके, अब ये बात आती है कि एप्लीकेबल कहां कहां पे होता है। ओके, एक्ट जो है ये प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा विद इन इंडिया पर लागू होता है। प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा विद इन इंडिया मतलब कलेक्टेड डिजिटली आर लेटर डिजिटाइज्ड, मतलब जैसे सेंसस होता है, सेंसस तो आजकल भी डिजिटल फॉर्मेट में होने लगा है, लेकिन पहले क्या हुआ करता था कि एक रजिस्टर लेकर के आते थे, उस रजिस्टर पर सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेते थे, उसके बाद में उसको डिजिटाइज्ड किया जाता था, मतलब जा करके कंप्यूटर में सब कुछ उसको चढ़ाते थे। ओके, तो उस बात को कह रहा है कि कलेक्टेड डिजिटली, चाहे तो उसको कलेक्ट किया जाए, और लेटर डिजिटाइज्ड, और या तो उसको बाद में डिजिटल फॉर्मेट में अपलोड किया जाए, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा विद इन इंडिया। ओके, इस पे ये एक्ट लागू होता है। ओके, नंबर 2 also applies to processing outside India if it relates to offering goods or services to data principals in India। मतलब अगर तुम कोई गुड्स या सर्विस, मान लो कि मानसी कोई गुड्स या सर्विस कहां से परचेज कर रही हैं, यूएसए से। अभी जब यूएसए से परचेज कर रही हैं तो क्या हो गई, ये डेटा प्रिंसिपल हो गई इन इंडिया, एंड शी इज टेकिंग द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। तो उस केस में ये जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है ये डेटा प्रोसेसिंग आउटसाइड इंडिया पर भी लागू होगा। मतलब वो जो कंपनी है, वो जो एंटिटी है जो इनको गुड्स या सर्विसेज दे रही है, उसके द्वारा जो डेटा का प्रोसेस किया जाएगा वो भी
इस एक्ट के द्वारा फिर क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, हैंडल किया जाएगा। ओके, आ रही बात समझ। अभी किस पे अप्लाई नहीं होता है, डज नॉट अप्लाई टू, किस पे, पर्सनल डोमेस्टिक यूज बाय एन इंडिविजुअल। मतलब हम अगर कोई डोमेस्टिक यूज के लिए अपना डेटा बना रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उन पे अप्लाई नहीं होता है। जैसे कोई हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ का फोटो खींच रहा है, वीडियो बना रहा है, या वाइफ अपने हस्बैंड का फोटो खींच रही, वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए बना रहे हैं एक दूसरे का, डोमेस्टिक यूज के लिए बना रहे हैं, तो उस पे उन पे लागू होगा डीपीडीपी कि नहीं लागू होगा? द आंसर इज नो, नहीं लागू होगा। क्यों? क्योंकि पर्सनल डोमेस्टिक यूज बाय इंडिविजुअल हो रहा है वो। ओके, नंबर 2, पर्सनल डेटा मेड पब्लिकली अवेलेबल बाय डेटा प्रिंसिपल आर अंडर लीगल ऑब्लिगेशन। जैसे सोशल मीडिया पर हम अपना फोटो अपलोड करते हैं, अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं हम, डेटा प्रिंसिपल जो हैं, यानी हम लोग जिसके बारे में डेटा जनरेट किया जा रहा है, मेकिंग द पर्सनल डेटा पब्लिकली अवेलेबल, हम खुद उसको पब्लिकली अवेलेबल करवा रहे हैं, तो उन डेटास पर भी डीपीडीपी एक्ट लागू होगा कि नहीं होगा? द आंसर इज नो, नहीं लागू होगा। ओके, ये बात याद रखना, ठीक है। या अगर कोई लीगल ऑब्लिगेशन है और उस लीगल ऑब्लिगेशन के तहत हमने अपना पर्सनल डेटा पब्लिक किया हुआ है, तो क्या डीपीडीपी लागू होगा कि नहीं होगा? द आंसर इज नो, लागू नहीं होगा। ओके, ये बात समझ आ रही है कीर्ति? तुम बताओ सुमनदीप कौर, सुमनदीप कौर बताओ, आ रही बात समझ? शिवांगी सोनकर, स्कीम ऑफ द एक्ट क्या है? 9 चैप्टर हैं, इन चैप्टर की हेडिंग याद रखना कि चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी है, चैप्टर 2 में ऑब्लिगेशन ऑफ डेटा फिड्यूसरी है, डेटा फिड्यूसरी मैंने आपको बता दिया क्या होता है। चैप्टर 3 में राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डेटा प्रिंसिपल है, डेटा प्रिंसिपल मैंने बताया है भी आपको क्या होता है। 2 ही लोग, पूरे एक्ट में 2 ही लोग हैं जो इंटरप्ले कर रहे हैं, एक डेटा प्रिंसिपल, एक डेटा फिड्यूसरी। इसीलिए मैंने पहले डेटा प्रिंसिपल और डेटा फिड्यूसरी को डिफाइन किया और आपको समझाया कि ये इन्हीं का इंटरप्ले है पूरा एक्ट। ओके, फिर स्पेशल प्रोविजन की बात की जा रही है क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर एंड एग्जम्पशन पे। चैप्टर 5 में डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया की बात की गई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जहां पर कहीं पर भी कोई एडजुडिकेटरी बॉडी बनाई जाती है या कोई बोर्ड बनाया जाता है किसी के एग्जीक्यूशन के लिए, जैसे इस एक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए पेनल्टी लगाने के लिए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया गया है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ओके, पावर, फंक्शन एंड प्रोसीजर ऑफ द बोर्ड ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसका इस्टेब्लिशमेंट इंपॉर्टेंट है। अपील भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अपील कहाँ पे करोगे, तो चैप्टर 7 में जो ये अपील बताई गई है इट इज इंपॉर्टेंट। चैप्टर 8 में पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन की बात की गई है, चैप्टर 9 में मिसलेनियस प्रोविजंस की बात की गई। तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको याद रखना। ओके, आ रही बात समझ? अब आगे बढ़ते हैं, डिफिनीशंस को देखते हैं और मजे उड़ाते हैं इस एक्ट का। सबसे पहली बात, डेटा फिड्यूसरी क्या होता है? डेटा फिड्यूसरी मतलब पर्सन हु अलोन आर जॉइंटली डिटरमिन्स द पर्पज एंड मीन्स ऑफ द प्रोसेसिंग पर्सनल डेटा। मैं जो अभी आपको समझाया था कि कोई कंपनी, कोई ग्रुप या कोई इंडिविजुअल जो ये बात डिटरमिन करे कि कैसे किसी व्यक्ति के, कैसे डेटा प्रिंसिपल के डेटा को कैसे यूज किया जाएगा, कैसे प्रोसेस किया जाएगा, वो डेटा फिड्यूसरी कहलाता है। ओके, कहाँ पे डिफाइंड है? सेक्शन 2I में डिफाइंड है। डेटा फिड्यूसरी में ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं, तो आपको वो बात समझ आ रही होगी। अब डेटा प्रिंसिपल क्या होता है? ऐसा इंडिविजुअल टू हुम द पर्सनल डेटा रिलेट्स, मतलब जिसका वो पर्सनल डेटा होता है, उस व्यक्ति को हम डेटा प्रिंसिपल कहते हैं। इंक्लूड्स पेरेंट्स, गार्जियन फॉर चाइल्ड आर पर्सन विद डिसेबिलिटी। मतलब अगर किसी व्यक्ति के बच्चे का पर्सनल डेटा लिया जा रहा है, आजकल तुम लोग देखे होंगे कि लोग शौक में अपने मतलब
2-2 महीने के बेटे का बेटी का इंस्टाग्राम आईडी बना देते हैं, उनका वीडियो बना रहे होते हैं, उनका ये कहीं ना कहीं डिजिटल फुटप्रिंट छूट रहा है और ये आगे चल करके बहुत ही हानिकारक होने जा रहा होता है। तो इस केस में क्योंकि वो बच्चा तो उतना समझदार है नहीं, तो अगर बच्चा समझदार नहीं है तो उसके बिहाफ पे डेटा प्रिंसिपल कौन होगा? उसके गार्जियन होंगे, ओके, उसके पेरेंट्स होंगे, ओके। या कोई व्यक्ति मान लो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, दिव्यांगजन है, तो दिव्यांगजन भी कई बार क्या होते हैं कि उतने इम्पैक्टफुल नहीं होते हैं अपने डिजिटल राइट को, अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उनके भी जो गार्जियन या उनके भी जो पेरेंट्स होंगे दे वुड बी कंसिडर्ड एज द डेटा प्रिंसिपल, ओके। आ रही बात समझ? डेटा प्रोसेसर क्या होता है? पर्सन हु प्रोसेसेस पर्सनल डेटा ऑन बिहाफ ऑफ डेटा फिड्यूसरी इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसर। मतलब कुल मिलाकर के जो डेटा को प्रोसेस करे वो डेटा प्रोसेसर है, काम खत्म। लेकिन किसके बिहाफ पे करे? डेटा फिड्यूसरी के बिहाफ पे करे, ओके। डेटा प्रोसेसर मतलब अ पर्सन who processes the data on behalf of the data fiduciary is called data processor। कहाँ पे डिफाइंड है? सेक्शन 2K में डिफाइंड है, ओके। सेक्शन 2T में पर्सनल डेटा बताया गया है। पर्सनल डेटा क्या मतलब क्या होता है? ये बात तो हम लोगों को कॉमन सेंसिकली पता है कि पर्सनल डेटा क्या होता है। पर्सनल डेटा मीन्स एनी डेटा अबाउट एन इंडिविजुअल हु इज आइडेंटिफाइबल बाई और इन रिलेशन टू सच डेटा, उस बात को हम पर्सनल डेटा कहते हैं, ठीक है। एनी डेटा अबाउट एन इंडिविजुअल हु इज आइडेंटिफाइबल बाई, मतलब तुमको अगर वो डेटा दे दिया जाए, जैसे डेट ऑफ बर्थ दे दी जाए, नाम दे दिया जाए, बीवी का नाम दे दिया जाए, हस्बैंड का नाम दे दिया जाए, पेरेंट का नाम दे दिया जाए, भाई का नाम दे दिया जाए, बहन का नाम दे दिया जाए, गांव का नाम दे दिया जाए, शहर का नाम दे दिया जाए, कस्बे का नाम दे दिया जाए, मोहल्ले का नाम दे दिया जाए, मकान नंबर दे दिया जाए, तो ये सब क्या है? इनकी बेसिस पे तुम पहचाने जा सकते हो। जिन इंफॉर्मेशन की बेसिस पे तुम पहचाने जा सकते हो वो सब पर्सनल डेटा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पर्सनल डेटा कहलाते हैं। ये बात याद रखना, ओके। डिजिटल पर्सनल डेटा क्या होता है कि यही वाला पर्सनल डेटा जब डिजिटल फॉर्मेट में होता है तो उसको हम डिजिटल पर्सनल डेटा कहते हैं। ये बात मैं ऊपर ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि इंफॉर्मेशन अबाउट अ लिविंग पर्सन स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्मेट, जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, वो डिजिटल पर्सनल डेटा कहलाता है, ओके। सेक्शन 2U में पर्सनल डेटा ब्रीच। डेटा ब्रीच का मतलब क्या होता है? अनऑथराइज्ड प्रोसेसिंग और एक्सीडेंटल डिस्क्लोजर, एक्विजिशन, शेयरिंग, यूज, अल्टरेशन, डिस्ट्रक्शन और लॉस ऑफ एक्सेस दैट कॉम्प्रोमाइजेस कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड और अवेलेबिलिटी। मतलब तुमको ऑथराइज्ड नहीं था, फिर भी तुमने उसको प्रोसेस किया, उस डेटा को, उसको तुमने डिस्क्लोज कर दिया, उसको तुमने एक्वायर कर लिया, मतलब कुल मिलाकर के तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं थी और तुमने विदाउट अथॉरिटी उसको यूज कर लिया, तो अनऑथराइज्ड अ पर्सनल डेटा ब्रीच, ओके। इसमें क्या वायोलेट होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ये वायोलेट हो जाती है, ठीक है। किसमें? पर्सनल डेटा ब्रीच में। किस सेक्शन में बताया गया? सेक्शन 2U में बताया गया, ओके। ये बात याद रखना, ठीक है। कीर्ति तुम बताओ, शिवांगी सोनकर, खुशी खंडेलवाल, सुन रही हो बेटा? नाउ सेक्शन 2X में प्रोसेसिंग बताया गया। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? एनी ऑटोमेटेड ऑपरेशन और ऑन डिजिटल पर्सनल डेटा। कोई ऑटोमेटेड, जैसे आजकल क्लाउड एआई आ गया है, उसको अगर तुम अटैच कर दो अपने ईमेल पे या किसी पे, तो वो सब पढ़ता रहेगा। ऑटोमेटेड ऑपरेशन चल रहा है, वो कलेक्ट कर रहा है, स्टोर कर रहा है, यूज कर रहा है, शेयर कर रहा है, इरेज कर रहा है डेटा को। दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। जब ये डेटा के साथ में किया जाता है तो डेटा प्रोसेसिंग होता है, ओके। आ रही बात समझ की नहीं आ रही? मतलब तुम डेटा को कलेक्ट करो, उसको आइडेंटिफाई करो, उसको यूज करो, ये सब बात क्या है? डेटा प्रोसेसिंग है। कंसेंट मैनेजर क्या होता है? सेक्शन 2G में बताया गया है। रजिस्टर्ड पर्सन हु एक्ट्स एज सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर गिविंग, मैनेजिंग, रिव्यूइंग
are withdrawing consent is called consent manager, is called consent manager. सबसे पहली बात ये रजिस्टर्ड होनी चाहिए and he is a single point of contact for giving, managing, reviewing and withdrawing consent. जो ये डेटा प्रिंसिपल होता है इसके बिहाफ पे ये कंसेंट देते हैं, मैनेज करते हैं, रिव्यू करते हैं और कंसेंट को विड्रॉ करवाते हैं। उनको कंसेंट मैनेजर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसेंट मैनेजर कहते हैं। ओके, सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरी क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेटा फिड्यूसरी आर क्लास नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन बेसिस ऑफ वॉल्यूम सेंसिटिव रिस्क, सेंसिटिविटी और रिस्क इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरी। ओके, यानी सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरी को कौन डिटरमिन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, रट्टा मार के रखना कि कौन डिटरमिन करता है। वो खुद से नहीं हो जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमिन करता है। किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, कि उनका लार्ज वॉल्यूम होगा तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे कैटेगराइज कर देगी, सेंसिटिविटी और रिस्क। ओके, आ रही बात समझ? सेक्शन 2ZA स्पेसिफिक पर्पज क्या होता है? पर्पज मेंशन्ड इन द नोटिस गिवन बाय डेटा फिड्यूसरी टू डेटा प्रिंसिपल। अभी जैसे कोई भी डेटा प्रिंसिपल है, उसके जब पर्सनल डेटा को यूज करना होगा तो डेटा फिड्यूसरी उसको एक नोटिस देगा और उस नोटिस में वो बात लिखी होगी कि किस बात के लिए, किस चीज के लिए उस डेटा प्रिंसिपल का पर्सनल डेटा यूज किया जाना है। उस बात को हम स्पेसिफिक पर्पज कहते हैं। मतलब वो स्पेसिफिकली लिखा होगा कि इस काम के लिए हम तुम्हारा डेटा यूज करना चाहते हैं, भैया तुम परमिशन देते हो कि परमिशन नहीं देते हो। तुम अगर नहीं दोगे तो भी कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। ओके, कंसेंट इज मैंडेटरी। आ रही बात समझ? स्पेसिफिक पर्पज समझ आ गया। अब आती है सेक्शन 4 में ग्राउंड्स बताया गया है फॉर प्रोसेसिंग पर्सनल डेटा। अ पर्सन में प्रोसेस पर्सनल डेटा ओनली फॉर लॉफुल पर्पज। लॉफुल पर्पज का मतलब क्या होता है? नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, व्हिच इज नॉट प्रोहिबिटेड और फॉरबिडन बाय लॉ ऑन द बेसिस ऑफ दो बेसिस है। नंबर 1 द कंसेंट ऑफ द डेटा प्रिंसिपल और नंबर 2 सर्टेन लेजिटिमेट यूज विच आर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 7। अभी हम लोग सेक्शन 7 पढ़ेंगे। मतलब तुम पर्सनल डेटा को, तुम एज ए डेटा फिड्यूसरी तुम पर्सनल डेटा को यूज कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो। किस बेसिस पर? ओनली फॉर लॉफुल पर्पज। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। ओके, लॉफुल पर्पज का मतलब क्या होता है? व्हिच इज नॉट फॉरबिडन बाय लॉ। आप उसका मतलब प्रोसेस कर सकते हो लॉफुल पर्पज के लिए, लेकिन उस लॉफुल पर्पज के लिए भी जब तुम प्रोसेस करने जाओगे तब भी तुम्हें 2 कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी। वो कंडीशन कौन कौन सी है? नंबर 1 कि तुम्हें कंसेंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? कंसेंट लेना पड़ेगा। किसका कंसेंट लेना पड़ेगा? डेटा प्रिंसिपल का। मतलब जिसका डेटा तुम यूज करने जा रहे हो उसका कंसेंट लेना पड़ेगा। नंबर 2 तुम सर्टेन लेजिटिमेट पर्पजेस के लिए उसको यूज कर सकते हो, और ये लेजिटिमेट पर्पजेस कहाँ पे बताए गए हैं? सेक्शन 7 में बताए गए हैं। ओके, लाओ देख लेते हैं इसी बात पे, लेजिटिमेट पर्पज। ओके, सर्टेन लेजिटिमेट यूजेस सेक्शन 7 में बताया गया है जिसके बेसिस पर जो डेटा फिड्यूसरी है वो डेटा प्रिंसिपल के डेटा को यूज कर सकता है। वो क्या क्या है? नंबर 1 डेटा फिड्यूसरी में प्रोसेस विदाउट कंसेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पे कंसेंट की जरूरत नहीं है। इवन विदाउट कंसेंट इसको प्रोसेस किया जा सकता है। नंबर 1 वॉलेंटरी प्रोविजन बाय डेटा प्रिंसिपल प्लस नो ऑब्जेक्शन इंडिकेटेड। कोई वॉलेंटरी प्रोविजन था और उसमें डेटा प्रिंसिपल पार्टिसिपेट कर गया है तो उसके डेटा को डेटा फिड्यूसरी प्रोसेस कर सकता है इवन विदाउट द एक्सप्लिसिट कंसेंट ऑफ द डेटा प्रिंसिपल। ओके, नंबर 2 स्टेट फॉर सब्सिडी, बेनिफिट, सर्विस, सर्टिफिकेट, लाइसेंस, परमिट। तुमने सुना होगा पीडीएस।
पीडीएस मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज। जिसको कोटेदार का दुकान कहते हैं, कोटा होता है, वहां पे तुमको 5 किलो राशन मिलता है, अनाज मिलता है। इसके लिए ये, क्योंकि ये एक सब्सिडी है, एक बेनिफिट है। या तुम फर्टिलाइजर लेने जाते हो, फर्टिलाइजर एक्चुअल में कम से कम 2500 रुपए बोरी मिलता है, लेकिन तुमको 450 रुपए में मिल रहा होता है। ये क्या है? सब्सिडी। किसकी तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से। कोई सब्सिडी हो, कोई बेनिफिट हो, कोई सर्टिफिकेट हो, इन सारी चीजों के लिए कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। और डेटा फिड्यूसरी क्या कर सकता है? पर्सनल डेटा को यूज कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है अंडर सेक्शन 7 ऑफ द डीपीडीपी एक्ट। ओके, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब पीडीएस की दुकान पे जाते हो, जब तुम इस फर्टिलाइजर वाली दुकान पे जाते हो, जो अथराइज्ड दुकान है, ब्लैक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं, तो वहां पे तुम्हारा अंगूठा लगवाया जाता है, आधार वाला, मतलब तुम्हारा बायोमेट्रिक किया जाता है, और फिर जाकर के तुमको चावल, आटा या ये सब दिया जाता है, या तुमको फर्टिलाइजर दिया जाता है। ओके, ठीक है। विदाउट प्रीवियस कंसेंट आर फ्रॉम नोटिफाइड डेटाबेस। वो नोटिफाइड डेटाबेस से कर सकते हैं। तुमको कंसेंट तुम्हें देना ही पड़ेगा। तुमको अगर सब्सिडी अवेल करनी है तो तुम्हें कंसेंट देना पड़ेगा, मतलब अपना पर्सनल डेटा। ओके, एंड नंबर थर्ड, परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट फंक्शंस अंडर लॉ आर सॉवरेन फंक्शन। देश की सिक्योरिटी का अगर सवाल है, देश की सॉवरेनिटी का सवाल है, तो तुम्हारे पर्सनल डेटा को यूज कर लिया जाएगा, तुम्हारे कंसेंट फंक्शन की कोई जरूरत नहीं है। फुलफिलिंग लीगल ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज टू स्टेट, मतलब अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है तो भी तुमको पूरा पर्सनल डेटा डिस्क्लोज करना पड़ेगा। डेटा फिड्यूसरी डिस्क्लोज करेगी इवन विदाउट द कंसेंट ऑफ द डेटा प्रिंसिपल। ओके, कंप्लायंस विद द जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर। मेडिकल इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी में जैसे मान लो कि एक्सीडेंट हो गया, अब तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, तुम्हारी एज कितनी है, तुम्हारा स्पाउस कौन है, तुम्हारे पेरेंट कौन है, ये सब एक पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। इनको भी रिट्रीव कर लिया जाएगा डेटा फिड्यूसरी के द्वारा इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी। ओके, कोई एपिडेमिक है, कोई डिजास्टर हो गया है, तो ऐसे केसेस में भी क्या होगा? तुम्हारे पर्सनल डेटा को रिट्रीव कर लिया जाएगा, प्रोसेस कर लिया जाएगा इवन विदाउट योर कंसेंट। ठीक है, तो इन ग्राउंड को 2-3 बार पढ़ लेना बाबू, और जिससे क्या होगा, आप अच्छे से सॉल्व कर ले जाओगे। ओके, employment related are safeguarding employer from loss or liability, trade secret, intellectual property etc. ऐसे समय में भी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड चीज में भी डेटा को क्या किया जा सकता है? विदाउट कंसेंट रिट्रीव या प्रोसेस किया जा सकता है। ओके, अरे बात समझ? तो तुमको लेजिटिमेट यूज समझ में आ गया कि क्या होता है। मतलब सेक्शन 4 जो हमको ये बात बता रहा था कि सिर्फ 2 चीजों के लिए हम पर्सनल डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, वो क्या है? एक तो कंसेंट लेकर के सेक्शन 4 में ही, और एक सर्टेन लेजिटिमेट पर्पज के लिए जो सेक्शन 7 में बताया गया था। ओके, अब बात आती है कि तुम जब ये इसको यूज करने जा रहे हो तो तुमको नोटिस देना पड़ेगा सेक्शन 5 में। सेक्शन 4 में अगर तुम कंसेंट चाहते हो तो तुमको नोटिस देना पड़ेगा। एवरी कंसेंट रिक्वेस्ट मस्ट बी प्रीसीडेड आर अकम्पनीड बाय अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द डेटा प्रिंसिपल। मतलब तुम अगर किसी का कंसेंट लेना चाहते हो तो उसको तुम पहले नोटिस दोगे, और नोटिस किस फॉर्म में दोगे? नंबर 1 कि पर्सनल डेटा एंड पर्पज, नंबर 2 राइट्स अंडर सेक्शन 6 क्लास 4 एंड सेक्शन 13, एंड हाउ टू कंप्लेन टू द बोर्ड। कि तुम नोटिस में क्या क्या बात लिखोगे? नंबर 1 कि तुम्हारा पर्सनल डेटा किस पर्पज के लिए यूज होगा, नंबर 1। नंबर 2, इसी बात को स्पेसिफिक पर्पज, अभी मैंने बताया था स्पेसिफिक पर्पज, ठीक है, यही है स्पेसिफिक पर्पज। स्पेसिफिकली बताया जाएगा नोटिस में कि तुम्हारा डेटा क्यों यूज किया जा रहा है,
क्यों यूज किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक पर्पज। ठीक है, राइट्स अंडर सेक्शन 6 क्लास 4 और सेक्शन 13 बताए जाएंगे। ठीक है, और ये भी बताया जाएगा उसी नोटिस में कि तुम अगर इस बात से खुश नहीं हो कि तुम्हारा कंसेंट लिया जाए, या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जबरदस्ती कंसेंट ले लिया जा रहा है, तो तुम कैसे डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया में कैसे कंप्लेन करोगे, उस बात को भी उसी नोटिस में लिखा जाएगा। तो ये बात याद रखना कि जो सब्सटेंस होता है नोटिस का, जो कंटेंट होता है नोटिस का, उसमें कौन कौन सी चीज़ आती हैं। तो उसमें 3 चीज़ें आती हैं, पर्सनल डेटा और पर्पस बताया जाएगा कि किस चीज़ के लिए यूज किया जाना है। नंबर 2, तुम्हारे राइट्स और लायबिलिटीज बताए जाएंगे। नंबर 3, तुम अगर उसे अग्रीव्ड हो, डिप्राइव्ड हो, तो तुम उसका कंप्लेन कैसे करोगे, ये बात बताई जाएगी तुमको। अब बात आती है राइट्स और ड्यूटीज क्या होते हैं सेक्शन 6 क्लास 4 में। सबसे पहले सेक्शन 6 कहता है कि जो कंसेंट होना चाहिए, दैट मस्ट बी फ्री, स्पेसिफिक, इन्फॉर्म्ड, अनकंडीशनल एंड अनएम्बिगुअस विद क्लियर अफर्मेटिव एक्शन। It must be limited to data necessary for the specific purpose। मतलब जो कंसेंट लिया जा रहा है वो ये नहीं कि बंदूक के नोक पे लिया जा रहा है, वो फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट इज डिफाइंड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मतलब जो अंडर इन्फ्लुएंस से ना हो, जो कोर्जन से ना हो, जो फ्रॉड से ना हो, जो मिस्टेक से ना हो, वो फ्री कंसेंट है। स्पेसिफिक होना चाहिए, जैसे अभी नोटिस में जो बताया गया ना स्पेसिफिक पर्पज, उस पर्पज के लिए ही यूज होना चाहिए। अनकंडीशनल होना चाहिए, ये नहीं कि कोई कंडीशन अटैच हो कि तुम अगर अपना कंसेंट दोगे तो तुमको टॉफी मिलेगी, ये वाला कंडीशन ऐसे नहीं होना चाहिए। अनएम्बिगुअस होना, एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई उसमें ये नहीं होना चाहिए कि वो एम्बिग्विटी उसमें बनी हुई है। एम्बिग्विटी का मतलब होता है कि उसमें अनक्लियरिटी बनी हुई है। ओके, आ रही बात समझ? तो हमको क्या बात याद रखनी है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एनी पार्ट ऑफ द कंसेंट दैट वायोलेट्स द एक्ट इज इनवैलिड टू दैट एक्सटेंट। अगर फ्री कंसेंट नहीं लिया गया है तो कंसेंट क्या है, वाइड है, इनवैलिड। नंबर 2, रिक्वेस्ट फॉर कंसेंट मस्ट बी इन क्लियर एंड प्लेन लैंग्वेज। यही बात ना कि अनएम्बिगुअस होना चाहिए, उसको क्लियरिटी होनी चाहिए, चाहे वो इंग्लिश में हो और चाहे 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस दी गई हैं उनमें से किसी में हो, हिंदी, कन्नड़, नेपाली, कोंकण, ठीक है, संथाली, मैथिली। राइट टू विड्रॉ कंसेंट होता है हमारे पास, मतलब जो डेटा प्रिंसिपल है उसके पास राइट टू विड्रॉ कंसेंट है एट एनी टाइम विद ईच कंपेरेबल टू गिविंग कंसेंट। ओके, विड्रॉल डज नॉट अफेक्ट प्रोसेसिंग ऑलरेडी डन। ये बात याद रखो कि जितना प्रोसेसिंग हो गया है वो तो इंटैक्ट रहेगा, उसको इंपैक्ट नहीं करेगा तुम्हारा कंसेंट विड्रॉल। तुमने जैसे आज कंसेंट दिया और तुम 3 दिन बाद उसको विड्रॉ कर रहे हो, तो इस बीच में जो ये 2 दिन तुम्हारा डेटा प्रोसेस किया गया है वो प्रोसेस इंटैक्ट रहेगा, वो इनवैलिड नहीं होगा। विड्रॉल डज नॉट अफेक्ट द प्रोसेसिंग ऑलरेडी डन। ठीक है, आ रही बात समझ? डेटा फिड्यूसरी मस्ट प्रूव दैट वैलिड नोटिस प्लस कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड। डेटा फिड्यूसरी को ये बात प्रूव करनी होगी, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द डेटा फिड्यूसरी नॉट द डेटा प्रिंसिपल। डेटा फिड्यूसरी को ये बात प्रूव करनी होगी कि उसने वैलिड नोटिस दिया था और कंसेंट ऑब्टेन करने की कोशिश की थी। ओके, आ रही बात समझ? कंसेंट कैन बी गिवन, मैनेज्ड, विड्रॉन थ्रू रजिस्टर्ड कंसेंट मैनेजर। अभी डिफिनीशन क्लॉज में हम लोगों ने कंसेंट मैनेजर की डिफिनीशन पढ़ी है। ओके, तो हमको सेक्शन 6 के ये कंडीशंस फॉलो करने होंगे, तब जाकर के काम बनेगा हमारा। ओके, सेक्शन 13 में हम आपको राइट्स एंड ड्यूटीज दिखा देते हैं। 1 मिनट, कहां गया सेक्शन 13? ये रहा, राइट्स ऑफ द डेटा प्रिंसिपल। सेक्शन 11 से लगा करके सेक्शन 14 तक है।
सबसे पहले डेटा, ये किसके राइट है? डेटा प्रिंसिपल के राइट है। राइट टू एक्सेस, सेक्शन 11 में बताया गया है कि समरी ऑफ पर्सनल डेटा बीइंग प्रोसेस्ड, जो तुम्हारा पर्सनल डेटा प्रोसेस किया जाता है, जा रहा है, उसको तुम एक्सेस कर सकते हो, इट यू हैव दैट राइट। प्रोसेसिंग एक्टिविटीज का, कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है उस प्रोसेस करने में? आइडेंटिफाइज ऑफ द अदर डेटा फिड्यूसरी डेटा प्रिंसिपल विद हुम शेयर्ड, मतलब तुम्हारा डेटा प्रोसेस कर करके किन किन लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है, किन किन डेटा फिड्यूसरीज के साथ शेयर किया जा रहा है, उस चीज का भी तुम्हें नॉलेज हो, ये भी तुम्हारे पास राइट है। और भी अगर प्रेस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन जो है उनका भी तुम्हारे पास अवेल करने का राइट है। मीनिंग देयर बाय राइट टू एक्सेस इज अवेलेबल टू यू, समरी ऑफ पर्सनल डेटा बीइंग प्रोसेस्ड टू यू। ओके, राइट टू करेक्शन एंड इरेजर, सेक्शन 12, करेक्ट, कंप्लीट, अपडेट और इरेज, मतलब तुम अपनी पर्सनल डेटा को करेक्ट कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, अनलेस रिटेंशन नेसेसरी फॉर स्पेसिफिक पर्पज और लॉ। मतलब जो डेटा प्रिंसिपल है उसके पास ये राइट है कि वो अपने डेटा को, अपने पर्सनल डेटा को करेक्ट करे, अपडेट करे, कंप्लीट करे या इरेज कर दे। ठीक है, किसके पास राइट है? ये डेटा प्रिंसिपल के पास। राइट ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल, सेक्शन 13, डेटा फिड्यूसरी या कंसेंट मैनेजर मस्ट रिस्पॉन्ड इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम। ठीक है, उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा डेटा फिड्यूसरी और कंसेंट मैनेजर को। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करते तो हम कहां चले जाएंगे? डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया के पास चले जाएंगे। ठीक है, कौन? डेटा प्रिंसिपल। तो कहां बताया गया है? सेक्शन 13 में बताया गया। ये राइट्स है, किसके राइट्स हैं? डेटा प्रिंसिपल के। राइट टू नॉमिनेट, सेक्शन 14 में, नॉमिनेट अनदर इंडिविजुअल टू एक्सरसाइज हिज राइट इन केस ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी। जो डेटा प्रिंसिपल है वो किसी को नॉमिनेट कर देगा कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे डेटा का देखभाल, मेरे डेटा की जिम्मेदारी किसकी होगी? किसी एक पर्सन की होगी जिसको नॉमिनेट किया जाएगा, यानी नॉमिनी की होगी। ओके, तो राइट टू नॉमिनेट भी है किसके पास? डेटा प्रिंसिपल के पास। किस सेक्शन में? सेक्शन 14 में। तो कौन कौन से राइट? 4 राइट हमने बताया। राइट टू एक्सेस, राइट टू करेक्शन एंड इरेजर, राइट टू ग्रीवेंस रिड्रेसल, राइट टू नॉमिनेट, सेक्शन 11, 12, 13, 14। ओके, ड्यूटीज क्या है डेटा प्रिंसिपल की? सेक्शन 15 में, कंप्लाई विद द एप्लीकेबल लॉ। उस समय जितने भी लॉ प्रिवेलिंग है उन सारे लॉ से उसको कंप्लाई विद करना पड़ेगा। नंबर 2, नॉट इम्पर्सोनेट, इम्पर्सोनेशन ना करे वो। नंबर 3, नॉट सप्रेस मटेरियल इंफॉर्मेशन फॉर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट और आईडीज। जब कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट बन रहा हो या आइडेंटिटी कार्ड बन रहा हो तो कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन को छुपाए ना, इट इज द ड्यूटी ऑफ द डेटा प्रिंसिपल। एंड नंबर 3, नॉट फाइल फॉल्स फ्रिवलेस ग्रीवेंस कंप्लेंट। फॉल्स या फ्रिवलेस ग्रीवेंस कंप्लेंट को ना फाइल करे डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास, ये भी इसकी ड्यूटी है। एंड नंबर नेक्स्ट इज फर्निश ओनली वेरीफाइबल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन फॉर करेक्शन और इरेजर। वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन को ही सिर्फ यूज करना चाहिए करेक्शन या इरेजर के लिए। ओके, आ रही बात समझ? तो ये थी ड्यूटीज जो कहां प्रोवाइड की गई? सेक्शन 15 में प्रोवाइड की गई। 5 ड्यूटी, 4 राइट्स। ओके, ये बात हमको याद रखनी होगी। आ रही बात समझ किसी को? कोई दिक्कत? अब बात आती है जनरल ऑब्लिगेशन फिर डेटा फिड्यूसरी पे क्या है? सेक्शन 8 में हमने डेटा प्रिंसिपल के राइट्स देख लिए, डेटा प्रिंसिपल के ड्यूटीज देख लिया। अब डेटा फिड्यूसरी के ऑब्लिगेशंस भी देख लेते हैं, क्योंकि भैया किसी के पास अगर राइट होगा तो किसी के पास उसका ऑब्लिगेशन यानी करेस्पॉन्डिंग ड्यूटी होगी। ओके, नंबर 1, डेटा फिड्यूसरी इज रिस्पॉन्सिबल
इवन इफ डेटा प्रोसेसर इज इंगेज्ड, अगर डेटा प्रोसेसर को भी इन्होंने कॉन्टैक्ट करके रख रखा है तो भी डेटा फिड्यूसरी रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर कोई वायोलेशन होता है, कोई मिसमैनेजमेंट होता है ऑफ द डेटा। इंश्योर कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी if data is used for decision affecting data principal are shared with other data fiduciary। एक्यूरेसी कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे, कंप्लीटनेस मेंटेन करेंगे। ये नहीं कि आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और अगर डेटा प्रिंसिपल पूछता है कि हमारा डेटा किसको शेयर किया गया है, यानी राइट टू एक्सेस के सेक्शन 11 के अंतर्गत अगर पूछता है तो वो इनको भाई साहब को बताना पड़ेगा, डेटा फिड्यूसरी भाई साहब को। ओके, इंप्लीमेंट टेक्निकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स, उसको टेक्निकल और ऑर्गेनाइजेशनल मेजर को भी क्या करना होगा, ऑप्ट करना होगा। टेक रीजनेबल सिक्योरिटी एंड सेफगार्ड टू प्रिवेंट ब्रीच, मतलब ऐसा ना हो कि किसी डेटा फिड्यूसरी ने सारे डेटा को कंप्लीटली इकट्ठा किया, उसके बाद में क्या हो, उसके बाद में कोई हैकर बैठा है और वो क्या करे, उस चीज को अनऑथराइज्ड एक्सेस कर ले, डेटा ब्रीच कर दे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। डेटा फिड्यूसरी को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने इस डेटा को ब्रीच नहीं होने देगा। नंबर नेक्स्ट इज, इन केस ऑफ ब्रीच इंटीमेट टू द बोर्ड एंड ईच अफेक्टेड डेटा प्रिंसिपल। अगर मान लो कि डेटा फिड्यूसरी कोशिश करेगा कि डेटा ब्रीच ना हो, लेकिन अगर डेटा ब्रीच हो ही गया तो क्या करेगा, डेटा प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करेगा और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को इन्फॉर्म करेगा कि भैया ये वाला डेटा ब्रीच हो गया है, अब आप लोग अपना अपना भी देख लेना, ठीक है। इरेज पर्सनल डेटा व्हेन पर्पज इज नो लॉन्गर सर्व्ड, अ कंसेंट विड्रॉन, अगर कंसेंट विड्रॉ कर लिया गया है या अब पर्पज फुलफिल हो चुका है तो इरेज कर देना है पर्सनल डेटा को, ठीक है। पर्पज डीम्ड नो लॉन्गर सर्व्ड इफ डेटा प्रिंसिपल डज नॉट अप्रोच फॉर परफॉर्मेंस प्लस डज नॉट एक्सरसाइज राइट फॉर प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। अगर डेटा प्रिंसिपल जो है वो अप्रोच नहीं कर रहा है परफॉर्मेंस के लिए, कोई जैसे बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में तुमने खोल रखा है, उसमें उसने तुम्हारा डेटा लिया था, तुम्हारा पर्सनल इंफॉर्मेशन लिया था, अब उस तुम अकाउंट में कोई मतलब ही नहीं रख रहे हो, तो अगर तुम उसमें कोई मतलब नहीं रख रहे होगे मेरा बच्चा, तो क्या हो जाएगा, वो पर्पज इज डीम्ड नो लॉन्गर सर्व्ड मान लिया जाएगा और उसमें फिर डेटा फिड्यूसरी को, उस बैंक को तुम्हारे डेटा को इरेज करना पड़ेगा। ओके, आ रही बात समझ। Publish contact details of DPOs of person for queries। डीपीओ का क्या मतलब होता है? डीपीओ मतलब होता है डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, ठीक है। Data protection officer is a person chosen by a company to make sure data rules are followed। फिर से बोलता हूं कि डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर होता कौन है? डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर इज अ पर्सन chosen by the company or data fiduciary to make sure data rules are being followed। ओके, उसको डीपीओ कहते हैं, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर। पर्सन फॉर क्वेरीज मतलब ऐसे व्यक्ति जिससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सके। तो पब्लिश कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ डीपीओ यानी डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एनी अदर कॉन्टैक्ट पर्सन, जिससे कोई भी क्वेरी अगर अराइज हो हमारे मन में तो हम उसको पूछ सकें। नंबर नेक्स्ट इज इस्टेब्लिश इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। डेटा फिड्यूसरीज की ये जिम्मेदारी है कि वो इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म अपने विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही इस्टेब्लिश करें। हमको बार बार में बात बात पे डेटा प्रिंसिपल को भाग भाग करके डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास ना जाना पड़े। ओके, तो ये थी
कुछ जनरल ड्यूटीज ऑब्लिगेशंस ऑफ द डेटा फिड्यूसरी कहाँ पे बताया गया है? सेक्शन 8 में बताया गया। ओके, ये बात मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर ना समझ में आई होगी तो दोबारा देख लेना। ओके, पर्सनल डेटा को कैसे प्रोसेस करेंगे? चिल्ड्रन के पर्सनल डेटा को प्रोसेस करना सेक्शन 9 में बताया गया है। सबसे पहले ऑब्टेन वेरीफाइबल कंसेंट ऑफ द पेरेंट एंड गार्जियन। मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि डेटा प्रिंसिपल अगर बच्चा है तो उसके पेरेंट या गार्जियन उसके बिहाफ पे सारा काम करेंगे। नंबर नेक्स्ट इज नो प्रोसेसिंग लाइकली टू कॉज डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन चाइल्ड। ऐसी कोई भी डेटा को प्रोसेस नहीं किया जाएगा जो कि चाइल्ड के वेलबींग पर डेट्रीमेंटल। और चाइल्ड को रिप्रेजेंट कौन कर रहा होगा? उसके पेरेंट्स, उसकी गार्जियन। ठीक है, गार्जियन भी कैसे होने चाहिए? लॉफुल गार्जियन होने चाहिए। नंबर नेक्स्ट इज नो ट्रैकिंग, बिहेवियरल मॉनिटरिंग और टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टेड एट चिल्ड्रन। ये नहीं कि तुमने बच्चे का डेटा ले लिया एज ए डेटा फिड्यूसरी और फिर तुम टारगेटेड एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। बच्चे को बार बार वो लॉलीपॉप दिख रहा है और वो अपने पेरेंट्स से जिद कर रहा है कि हमको पापा मम्मी यही वाला खरीदना है। ये वाला भी रोक लगाई गई है सेक्शन 9 में। ठीक है, एग्जम्पशन पॉसिबल फॉर सर्टेन क्लासेस पर्पस टू बी प्रेस्क्राइब्ड। कुछ एग्जम्पशन है जो को प्रेस्क्राइब किए जाएंगे, वो भी लगाए जा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नोटिफाई हायर एज फॉर एग्जम्पशन इफ प्रोसेसिंग इज वेरीफाइबली सेफ। अगर प्रोसेसिंग वेरीफाइबली सेफ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट हायर एज को भी एग्जम्पशन कर दे सकती है। ओके, तो हमको मेन बात ये याद रखनी है कि अगर बच्चे के पर्सनल डेटा को अगर हमको रिट्रीव करना है, उसको प्रोसेस करना है, तो किसके कंसेंट की जरूरत होती है? पेरेंट और गार्जियन के कंसेंट की जरूरत होती है। गार्जियन कैसा होना चाहिए? लॉफुल गार्जियन होना चाहिए। और इस पर्सनल डेटा ऑफ द चाइल्ड इसको कभी मिसयूज नहीं करना है एडवर्टीजमेंट पर्पज के लिए, उसके बिहेवियरल मॉनिटरिंग के लिए, उसके ट्रैकिंग के लिए। ओके, ये बात नहीं करनी। कौन नोटिफाई करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा। ये बात ठीक है। एडिशनल ऑब्लिगेशन भी हैं कुछ किस पे? सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरी पे। सेक्शन 10 में सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरी कौन नोटिफाई करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरी बेस्ड ऑन वॉल्यूम, sensitivity of data, risk to rights, impact on sovereignty, electoral democracy, security and public order। इनमें कुछ स्ट्रिक्ट, कुछ ज्यादा ऑब्लिगेशंस हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1, अपॉइंट डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, डीपीओ। अभी हम लोगों ने पढ़ा। और ये डीपीओ कहाँ होना चाहिए? बेस्ड इन इंडिया, रिपोर्ट्स टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ग्रीवांस कॉन्टैक्ट पॉइंट। ठीक है। Number next is appoint independent data auditor, and number next is conduct periodic data protection impact assessment and periodic audit other prescribed measure। ये सब करने होंगे। किसको करने होंगे? डेटा सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरी को करने होंगे। ओके, आ रही बात समझ? तो जो सिग्निफिकेंट हो गया, जो ज्यादा बड़ा हो गया, उसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा लायबिलिटी आ जाती है। कहां से पता चलता है हमको? सेक्शन 10 से पता चलता है। सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरी को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। किस बेसिस पर? वॉल्यूम के बेसिस पर, राइट, रिस्क ऑफ राइट्स के बेसिस पर, सॉवरेनिटी इंपैक्ट के बेसिस पर, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के बेसिस पर। ओके, किस सेक्शन में? सेक्शन 10 में। डेटा प्रिंसिपल के हमने ड्यूटीज पढ़ लिया, राइट्स पढ़ लिया। ओके, अब बात आती है कि कुछ स्पेशल प्रोविजन है चैप्टर 4 में। सेक्शन 16 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रेस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ पर्सनल डेटा आउटसाइड इंडिया टू नोटिफाइड कंट्रीज और टेरिटरीज। मतलब जैसे भारत का डेटा कभी भी पाकिस्तान न चला जाए, इस बात को कौन रोक सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट रोक सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ऑर्डर पास कर दी तो भारत का डेटा कभी पाकिस्तान नहीं जाएगा। सेक्शन 17 में एग्जम्पशंस बताए गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। प्रोसेसिंग नेसेसरी फॉर इन्फोर्सिंग लीगल राइट्स और क्लेम। अब ये एग्जम्पशन कौन कौन से हैं? जहां पे कंसेंट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रोसेस किया जा सकता है। तो जब
किसी लीगल, मान लो कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया, उस लीगल राइट को, उस ऑब्लिगेशन को अगर इन्फोर्स करवाना है तो क्या होगा, एग्जम्प्ट कर दिया गया है, भैया तुम ले लो, जाओ ले जाओ, कर लो प्रोसेस। जुडिशियल क्वासी जुडिशियल रेगुलेटरी फंक्शन, प्रिवेंशन, डिटेंशन, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंस है। हमें लगता है कि कोई व्यक्ति आतंकवादी है तो उसके डेटा को प्रोसेस कर लिया जाएगा इवन विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन। ओके, प्रोसेसिंग परसुएंट टू द कॉन्ट्रैक्ट विद पर्सन आउटसाइड इंडिया बाय इंडियन पर्सन। अगर एक इंडियन पर्सन है, एक फॉरेन का पर्सन है, दोनों लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट के परसुएंस में इस फॉरेन वाले व्यक्ति का भी डेटा को प्रोसेस किया जा सकता है इंडिया में। नंबर नेक्स्ट इज मर्जर, अमलगमेशन, डीमर्जर्स अप्रूव्ड बाय द कोर्ट और ट्राइब्यूनल। जब मर्जर होगा, अमलगमेशन होगा, डीमर्जर होगा बाय द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट और ट्राइब्यूनल, तो उस केसेस में भी डेटा को क्या किया जा सकता है, प्रोसेस किया जा सकता है। Ascertaining financial information and asset liability of a defaulter of loan advance from financial institutions subject to other laws, जैसे एनपीए रिकवरी। एनपीए क्या होता है मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं आपको, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति का असरटेन करना है कि उसके पास कितने फाइनेंशियल्स हैं, कितने एसेट्स हैं, तो इस चीज को भी रिकवर किया जा सकता है, इस चीज को भी प्रोसेस किया जा सकता है। नंबर नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग बाय नोटिफाइड स्टेट इंस्ट्रूमेंटेलिटी फॉर सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर। स्टेट की अगर इंस्ट्रूमेंटेलिटी जैसे पुलिस, एनआईए, रॉ, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये सब क्या है, हमारे इवन पर्सनल डेटा को भी प्रोसेस कर सकती हैं। रिसर्च, आर्काइविंग और स्टैटिस्टिकल पर्पसेस, नो डिसीजन स्पेसिफिक टू डेटा प्रिंसिपल। ठीक है, स्टार्टअप्स एंड सर्टेन डेटा फिड्यूसरीज में बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम सेक्शन 5, 8, क्लास 7, 8 क्लास 3, 10 एंड 11। लिमिटेड एग्जम्पशन फॉर स्टेट प्रोसेसिंग। तो ये सारे एग्जम्पशंस हैं, कहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, सेक्शन 17 में प्रोवाइड किए गए हैं। ये बात क्या करोगे, आप पढ़ करके याद रखोगे। ओके, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड मैंने बताया हुआ है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट वुड बी अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड डिजिटल ऑफिस बाय डिजाइन। इसकी ऑफिस कैसी होगी, डिजिटल ऑफिस बाय डिजाइन होगी। ओके, चेयरपर्सन होगा, मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट होंगे। और ये कैसे मेंबर्स होने चाहिए, एक्सपर्ट इन डेटा गवर्नेंस, लॉ, टेक्नोलॉजी, इन सब में। ठीक है, ये ग्राउंड्स याद रखना कि डेटा गवर्नेंस, लॉ एंड टेक्नोलॉजी में। नंबर नेक्स्ट इज पावर्स, इंक्वायर इनटू ब्रीचेस ऑन कंप्लेंट, रेफरेंस, इंटीमेशन, डायरेक्ट रेमेडियल मेजर्स, इम्पोज पेनल्टीज, इश्यू डायरेक्शंस। क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, प्रोसीजर नेचुरल जस्टिस का फॉलो किया जाएगा। इनके पास पावर कौन सी होंगी, सिविल कोर्ट की होंगी। सिविल कोर्ट के पास कौन सी पावर होती है, समन करने की, एविडेंस लेने की और इंस्पेक्ट करने की। ये पावर किसके पास होगी, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया के पास होगी। ओके, ये क्या कर सकते हैं, इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकते हैं। इंटरिम ऑर्डर इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, दे कैन नॉट टेक फिजिकल कस्टडी ऑफ इक्विपमेंट premises that affect day to day functioning। मतलब जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है, दे कैन नॉट टेक फिजिकल कस्टडी ऑफ द इक्विपमेंट दैट अफेक्ट डे टू डे फंक्शनिंग। ये नहीं कर सकते। अब डे टू डे फंक्शनिंग आप किसका, डेटा फिड्यूसरी का, उसका काम रुक जाएगा भैया। अगर उसको कॉन्फिस्केट कर लिया तुमने, फिजिकल कस्टडी में लेते, तो वो काम नहीं कर सकते, बाकी सारा काम कर सकते हो तुम। ओके, अगर तुमको इस डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के खिलाफ अगर तुमको अपील करनी है तो हम कहां पे चले जाएंगे, अपीलेट ट्राइब्यूनल में चले जाएंगे। ठीक है, विद इन 60 डेज। किस सेक्शन में बताया गया, सेक्शन 29 में बताया गया।
अब इस अपीलेट ट्राइब्यूनल के खिलाफ अगर हमको जाना है अपील में, देन वी विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। किस पे जाएंगे? ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। ओके, अब बात आती है कि पेनल्टी क्या लगेगी अगर कोई ब्रीच हो रहा है, कोई नुकसान हो रहा है, तो क्या पेनल्टी लगेगी? इस बात को सेक्शन 33 और शेड्यूल में बताया गया है। नंबर 1, फेलियर टू टेक रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड, सेक्शन 8 क्लास 5 में तो 250 करोड़ की पेनल्टी लगेगी। फेलियर टू गिव ब्रीच इंटीमेशन टू द बोर्ड एंड अफेक्टेड डिजिटल डेटा प्रिंसिपल तो 200 करोड़ रुपए का पेनल्टी लगेगी। ये मैक्सिमम पेनल्टी है। ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू चिल्ड्रन तो 200 करोड़ की पेनल्टी लगेगी। ब्रीच ऑफ सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरी ऑब्लिगेशन सेक्शन 10 में तो 150 करोड़ की लगेगी तुम्हारे ऊपर मैक्सिमम पेनल्टी। ब्रीच ऑफ ड्यूटीज बाय डेटा प्रिंसिपल सेक्शन 15 में 10,000 रुपये का लगेगा तुम्हारे ऊपर। ब्रीच ऑफ एनी अदर प्रोविजन तो 50 करोड़ का लगेगा। ब्रीच ऑफ वॉलंटरी अंडरटेकिंग अप टू अप्लीकेबल पेनल्टी फॉर ओरिजिनल ब्रीच। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि कितनी कितनी पेनल्टी कब कब कितने कितने उसमें लगाई जा सकती है। इसको सबसे आसान भाषा में हमने लिख दिया है। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको यूज कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। अगर आप यूज कर पाते हो वेल एंड गुड, नहीं यूज कर पाते हो तो बल्ला बल्ला, कोई बात नहीं। चलो, तो केस पोटास्वामी का केस पढ़ लेना बहू, और बस हो गया, पढ़ा दिया मैंने सारा डीपीटीपी एक्ट, और ये सब चीज़ को समरी फॉर्म में लिखा हुआ है तो पढ़ लेना भाई। ठीक है, मुझे लगता है मैंने डीपीटीपी एक्ट आपको एकदम मज़ेदार पढ़ाया हुआ है। टाइम ज़्यादा हो गया, मुंह दर्द कर गया, लेकिन कोई बात नहीं, मुंह है तो दर्द भी करेगा, किसी किसी का मुंह नहीं होता है। ठीक है, चलो, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। कभी कोई डाउट हो तो 9984848968 पर कांटेक्ट कर लेना, और एकदम बल्ले बल्ले करो, मज़े करो, एकदम धुआं धुआं कर दो सब। जाओ, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।